Hello everyone, welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host Jasraj Soki and I'm joined by Ashmit Roy. Hello. So today we are going to talk about a topic, I think it is a bit old now, I think almost like a month or two has passed now. But it's about the death of CCD's Cafe Coffee Day's owner and founder VG Siddhartha. So it was in quite some news at the starting of July and in August actually, starting of August, when his dead body was found from a river, and there was a lot of controversy around how he died and everything. And that is also one of the topics that we want to handle, but we also want to talk about what he wrote in his letter, the reasons for him that he committed suicide as it is currently believed. I mean, there's an investigation still going on, whether it was a suicide or an attempted murder or something, it's not entirely clear. But we also want to talk about the larger problem that his company was facing, and in general what business owners end up facing in India. The what you call the ease of doing business in India is not that advanced till now, and people, especially owners and founders, still face a lot of problems in this country when they are trying to run a new business. So we also want to cover those topics. So it will be like we'll try to talk about CCD's own internal issues and as well, and in the larger external industry issues as well in this episode. So just to give a sort of a bit of background about this whole situation. So basically, Cafe Coffee Day had his financial performance was actually, in terms of profit, was pretty good. They were having a continuous profit for the last 3 years, and they were, as we all know, they have more than 1,700 stores across India. So उस मामले में I think कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, एंड इसी वजह से जब उनका जब सुसाइड अनाउंस हुआ, लोगों को पता चला, लाइक लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली शॉक्ड, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में, कि ऐसे इंसान जिनके इतने अच्छे सक्सेस है, उनकी मल्टीपल एंटिटीज़ है, जो मेन उनकी होल्डिंग कंपनी है उसके अंडर उनका अपना ट्रेड का है, कॉफ़ी ट्रेड बिजनेस है, उनके प्लांटेशंस हैं, तो पूरा लाइक जो वर्टिकल इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं उनका हो रखा है काफ़ी ज़्यादा. तो एंड नो वन थॉट कि डेट का इतना इशू हो सकता है कि उनको सुसाइड करना पड़ेगा. बट अब अपेरेंटली उनके जो लास्ट सुसाइड नोट जिसे कह सकते हैं, उसमें यही जो उन्होंने अपनी पूरी आई थिंक CCD कंपनी को मेल किया था, कि उसमें उन्होंने ये रीजंस लिखे हैं कि डेट और इनकम टैक्स का जो उन पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी वो एक रीज़न है. तो उसमें बेसिक है कि अराउंड जितना कैलकुलेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें, कि कंपनी में करीब 11,000 करोड़ का डेट था, और ये दिस वाज लाइक स्प्लिट अक्रॉस वेरियस एंटिटीज़, स्टेट ओन्ड जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी बैंक्स का भी काफ़ी इसमें था, फिर इसमें प्राइवेट इक्विटी का काफ़ी स्टेक था, फिर NBFC कंपनीज़ का भी इसमें स्टेक था. तो इट वॉज वेल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट लेंडर्स. तो ऐसा है कि बट उन्होंने काफ़ी अच्छी थोड़ी डील्स भी करी थी इस लोन को कम करने के लिए. उन्होंने माइंड ट्री में उनका जो स्टेक था उन्होंने सेल ऑफ किया था, जिससे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिले. तो इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा कि सुसाइड का. तो बट फिर ये कि जितना मैंने हमने पढ़ा है उसमें न्यूज़ आर्टिकल्स की, काफ़ी बिजनेस ओनर्स ने दे हैव सॉर्ट ऑफ सेड कि एस वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि उनकी क्या सिचुएशन रही होगी. तो इस तरह से वो है थी. प्लस उनको एक और था कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस जो उन्होंने काफ़ी करे थे, जो कंपनीज खरीदी उसमें, और उनकी उसकी वजह से उनके ऊपर एक जो कॉर्पोरेट टैक्स ट्रिब्यूनल है उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स का. सो वहाँ पे था कि उन्होंने कुछ लेंडिंग में, कुछ ट्रांजैक्शंस में कुछ हेरा फेरी के अपेरेंटली एलिगेशंस थे, तो वो भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था. और ये भी एक तरह से लार्जर इशू जो इंडिया में आई थिंक कंपनीज काफ़ी फील करती हैं, कि जो टैक्समैन जिसे कहते हैं कि दे आर वेरी हार्श एंड दे आर ऑलवेज फाइंडिंग वेज कि कंपनी से कैसे पैसा निकाले, स्पेशली जो बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं उनको उनसे पैसा निकालना टाइप का जो उनका एक वो रहता है हमेशा एफर्ट. तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी फेस करते हैं. तो ये तो है कि उनके ऊपर लेंडिंग डेट्स तो बहुत थे, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ही है. और उससे पहले भी कुछ
कई एनालिस्ट ने उन्होंने कंसर्न भी रेज किया था इट्स कि प्राइवेटली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स अवेलेबल थे, तो उससे पहले भी इस पूरे जो डेथ सुसाइड का जो एपिसोड है उससे पहले भी उनका उस कंपनी का थोड़ा नाम था बिकॉज ऑफ द हाई डेट ऑन दिस बैलेंस शीट. बट स्टिल आई थिंक, तुम्हें क्या लगता है स्मित इसके ऊपर? इज इट स्ट्रेंज इन द सेंस कि शायद ये पहला इंसिडेंट है कि जितना हाई प्रोफाइल सुसाइड हुआ है. सो बेसिकली सुसाइड प्रॉब्ली इसको लोग सोचते थे कि इस क्लास ऑफ सोसाइटी में नहीं होता जो इतने सक्सेसफुल होते हैं. लोग ज़्यादातर ये सोचते थे बिजनेसमैन है जो करप्ट होते हैं, या करप्ट इन द सेंस कि जो लोन नहीं देते या टैक्स नहीं भरते वो कहीं कैरिबियन आइलैंड में भाग जाएंगे या अदर इनफेमस बिजनेसमैन की तरह भाग जाएंगे कहीं. तो ये वीजी सिद्धार्थ शायद मोर रूटेड टूवर्ड्स हिज सराउंडिंग और कम्युनिटी थे, तो ये ऑप्शन उन्होंने चूज़ नहीं किया. एंड ये ऑल्सो मैं एक थोड़ा सा अलग पॉइंट में डालना चाहूँगा, ये एक कि मेंटल हेल्थ पे भी मैं इस पे डालना चाहूँगा कि जो आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आप यहाँ पे आज जॉब्स में इतना स्ट्रेस होता है. अब आप सोचिए आप मैनेज करें 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी, तो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो एंटरप्रेन्योर्स डील करते हैं रेगुलर लाइफ में, और प्रॉब्ली जब आप जॉब करते हैं तो शायद आप किसी को ब्लेम भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का. अपने बॉस को ब्लेम कर दिया, कंपनी को ब्लेम कर दिया. एज एन एंटरप्रेन्योर आप किसी को ब्लेम करना बड़ा मुश्किल होता है जब कंपनी प्रॉब्लम में होती है. और ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग सिग्नल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और नॉट ओनली स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए बट बड़ी कंपनियों के लिए भी, कि जो स्टिग्मा है डिप्रेशन का या एंजाइटी का, कि लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रगलर्स के साथ होता है, ये किसी को भी हो सकता है, ये एक हाई लेवल पे भी हो सकता है. लोगों को कई बार लगता है कि जो रिच लोग हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब कुछ सेटल्ड होता है. बट दिस कम्स एज अ रिमाइंडर कि उनके पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से डील करते हैं जो एक एवरेज सैलरी अर्नर शायद उतना नहीं करता हो. तो इसको मैं इस तरीके से भी सोचूंगा. और दूसरी चीज़ है जो टैक्स प्रॉब्लम की, ऑनेस्टली मैंने इतना उनका टैक्स इश्यूज़ के बारे में उतना मैंने नहीं पढ़ा था. बट एक चीज़ ये भी है कि इसमें दो मतलब साइड्स हैं. एक तो ये कि ऑब्वियसली हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ गवर्नमेंट टैक्स फ्रेंडली, कंपनी फ्रेंडली नहीं होती है. वो उनका मेन एम टैक्स डिपार्टमेंट ये होता है कितना टैक्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके और गवर्नमेंट कॉफर्स में डाल सके. बट ऑन द अदर हैंड दिस इज़ लाइक एनी अदर कलेक्शन एजेंसीज वर्क. अब जब बैंक्स कलेक्शन करते हैं तो वो भी यही सोचते हैं, तो जब टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्यों ना सोचे. ऑन द एंड अगर वो ऐसा काम नहीं करे तो कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिले हुए हैं कैपिटलिस्ट के साथ, तो वो नहीं कर रहे हैं. तो जो दिन कमिश्नर ने उनको नोटिस दी थी वो काफ़ी आइडियलिस्टिक टाइप के कमिश्नर थे, ऐसा मैंने पढ़ा था. वो उन्होंने कई पॉलिटिशियंस को भी पकड़ा था इसमें, कई अलग अलग स्कैम्स में. सो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है. ऑन वन साइड हम कहते हैं कि गवर्नमेंट मिली भी है टॉप कैपिटलिस्ट से, और दूसरी साइड फिर ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कॉर्पोरेट फ्रेंडली नहीं है. तो ये ऐसी डिबेट है जिसमें कि आप किसी भी साइड पे रहेंगे तो फिर उनको ब्लेम तो जाना ही है. एंड थर्ड थिंग आई वांट टू से इज दैट द ग्रोइंग कल्चर ऑफ डेट एंड इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी टू फ्यूल ग्रोथ. पहले ग्रोथ ऑर्गेनिक होती थी प्लस अलॉन्ग विथ डेट, जो कि बैंक लेड होता था. अब क्या है कि बैंक लेड डेट तो इनके पास था ही, तो SBI का था 8% पे आई गेस. अब एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के भी इन्वेस्टमेंट आता है, जो ऑब्वियसली पहले स्टार्टिंग में काफ़ी स्वीट लगता है कि इक्विटी है, बट उनके प्रिफर्ड शेयर होते हैं. कई क्लॉजेज होते हैं कि कंपनी पहला राइट एसेट्स पे उनका होगा, और द अमाउंट, द काइंड ऑफ रिटर्न दैट इज प्रॉमिस्ड टू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इज मच मोर देन द डेट, व्हाट डेट कॉस्ट. डेट का रेट होगा 8 से 9%, 10%. प्राइवेट इक्विटी का 25% प्लस रिटर्न मांगते हैं 4 साल में ये लोग. So the kind of pressure the private equity owners lay on startup founders, उनके बोर्ड में आते हैं, वो थिंग्स को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मर्जर की कोशिश करेंगे. सो ये और कभी कभार ऑप्शन भी नहीं होता मेरे ख्याल से. अगर आप नहीं ले रहे इक्विटी या नहीं ले रहे डेट और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ये लेके आगे बढ़ रहा है, तो देन व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? यू हैव टू स्टे अफ्लोट इन मार्केट. अब प्रॉफिट की जगह अब रेवेन्यू बज़वर्ड बन गया है.
तो रेवेन्यू को पुशअप करना है तो आपको करना होगा। तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल को भी पॉइंट करता है कि हम लोग कितने ज़्यादा डेट और इक्विटी और एक फ्यूचर प्रॉमिस के चक्कर में हम प्रेजेंट शायद बर्बाद करते हैं। वो है कि मतलब प्राइवेट इक्विटी मतलब हमारे लिसनर्स के लिए कि जिनका इतना शायद अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेसिकली दे आर फर्म्स जो आपके कंपनी में पैसा डालते हैं, बट दे आर नॉट लाइक पैसिव इन्वेस्टर्स। उनका बेसिकली होता है कि वो कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, कंपनी में चेंजेस चाहते हैं, वो अपने सजेशंस के साथ आते हैं, अपने थोड़ा रूल्स के साथ आते हैं कि हमें इतना ग्रोथ चाहिए, हमारे ये है, और जो बोर्ड है कंपनी का उसको ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो दे आर वेरी एक्टिव कि कंपनी के ग्रोथ और सब में, और दे आर वेरी फोकस ऑल्सो कि अगर उनके क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो दे स्टार्ट पुटिंग प्रेशर बिकॉज दे हैव देयर ओन इंटरनल टारगेट्स टू मीट ऑल्सो। तो प्राइवेट इक्विटी में होता है कि पैसा तो आ जाता है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट्स भी आ सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, इनके पास काफ़ी कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने के लिए। बट वही है कि अगर आप एक तरह से वो रिस्की होता है कि आप उनसे पैसा तो ले रहे हैं, आपकी कंपनी का ग्रोथ आ रहा है, आप कंपनी बड़ी हो रही है, बट उनके साथ जो उसका पी प्रेशर जिसे कहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें मैं पढ़ रहा था कि जैसे जो KKR मॉरिशस और कुछ पी फर्म्स ने इन्वेस्ट किया था, लाइक 2 से 3% उनके शेयर्स इन सब फर्म्स के पास थे। तो बेसिकली उनका था कि दे वर रेजिंग द क्वेश्चंस कि हमने जो पैसा डाला है वो कहाँ जा रहा है। तो उनकी बोर्ड मीटिंग्स में क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इतना 11,000 करोड़ का अगर डेट है तो हमने जो लाइक मनी इन्वेस्ट किया उसका हुआ क्या, ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। और बेसिकली उन्होंने कंपनी के शेयर्स मॉर्टेज कर रखे थे इस लोन इन पी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दे आर ऑल्सो थ्रेटनिंग, इन एटलीस्ट एलिगेशंस हैं कि दे वर थ्रेटनिंग कि हम ये शेयर बायबैक कर, शेयर वापस बेच देंगे हम, तो उससे ऑब्वियसली कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता। तो ये भी उन तरह से उनके ऊपर एक वो पी फर्म्स का तो प्रेशर था ही। और प्लस इन जनरल जो इकनॉमी में मैं और भी देख रहा हूँ कि एक तो टैक्स की जो बात कर रहा था कि लाइक ये तो होता है कि कई लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनीज पर टैक्स कम लगता है, वो दे आर इन बेड विद द कैपिटलिस्ट एंड ऑल। बट बेसिकली थोड़ा अगर आप ये भी न्यूज़ अगर फॉलो करें तो आजकल काफ़ी ये चल रहा है कि GST कलेक्शन कम हो गया है, और जब से इंट्रोड्यूस हुआ है GST टैक्स की ग्रोथ कम हो गई है। जितने एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट की उनको टैक्स रेवेन्यू आएगा तो वो कम हो चुका है, तो टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है इस वजह से। आई थिंक उसमें भी फिर इन कंपनीज पे उनका फोकस आ रहा है कि GST कलेक्शन बढ़ाने का। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेज कि कैसे दे कैन ब्रिंग मोर एंड मोर कंपनीज अंडर वो टैक्स के अम्ब्रेला में, और कैसे वो कलेक्शन बढ़ा सके। तो आई एम श्योर इनका, और ऐसी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, PE फर्म्स है, सब कुछ है, तो वहाँ पे उनको आई एम श्योर इनकम टैक्स ऑफिशियल से प्रेशर आता होगा टू किसी तरह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का। और थोड़ा बहुत वो भी है कि जो पूरी इकनॉमी भी और ये ऐसी नहीं कि इकलौती कंपनीज का टैक्स की वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन में है। और रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका एक्चुअली इतना ज़्यादा उन्होंने लोन्स उठा लिए थे अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए, जब बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद जो इंडिया में ग्रोथ GDP ग्रोथ और सब बहुत बढ़ गई थी, तो सबका एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो ग्रो इकनॉमी है और जस्ट कि पैसा डालो इन कंपनीज में तो ग्रोथ आएगी। तो सब कंपनीज ने भर भर के लोन्स लिए हैं, और ऑब्वियसली अब वो पूरा जो ग्लोबल इकनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया की GDP ग्रोथ भी स्लो हो रही है, तो उसी लोन्स को रीपे करने में अब उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे ILNFS जो रियल एस्टेट कंपनी थी उनका भी ऑलमोस्ट बंद हो गई है वो, और वीडियोकॉन है जो इतनी पुरानी इंडियन कंपनी है, उनके भी डेट के चक्कर में उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा था। साथ में जेट एयरवेज का तो सभी को आई थिंक काफ़ी हिट हुआ भी, न्यूज़ में आया था कि ऐसे उनकी अपनी सारी फ्लाइट्स ग्राउंड हो चुकी हैं। और फिर जिंदल स्टील एक और जो काफ़ी फेमस स्टील कंपनी है, उनके भी लोन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं कि ये CCD वॉज अलोन, बहुत सारी मेजर कॉर्पोरेट कंपनी है जिनके ये है। और हमारे जो स्टेट इंडियन एंड चाइनीज कंपनी आई गेस दोनों बहुत इंडेटेड हैं, और स्पेशली जो स्टेट ओन कंपनीज है उनमें भी बहुत आजकल वो इश्यूज आ रहे हैं। जैसे एयर इंडिया को कब से प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी लोन्स के इतने ज़्यादा 45,000 BSNL के भी काफ़ी BSNL के लोन्स है। तो पूरा कॉर्पोरेट इंडिया में लोन्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, ये रीपे कर नहीं पा रहे, ग्रोथ आ नहीं रही है।
तो आई थिंक वो CCD में भी वही था, बट ये है कि उनके केस में थोड़ा एक्सट्रीम आई गेस होगा जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करा, बट ये है कि इट्स ऑल्सो शोज अ लॉट की हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। सो इकोनॉमी में स्लो डाउन तो है ही, और ये आई थिंक एक कल्चर आ गया है कि स्लो ग्रोथ को, बहुत हाई ग्रोथ को एम करने लगी हैं कंपनीज, और एक कंपनी अगर करने लगे तो बाकी सब कंपनी उसी को फॉलो करने लगती हैं। तो जो आई थिंक ओरिजिनल मॉडल था कि आप लोन को थोड़ा प्रेफर करो और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ को ले, तो वो चीज़ अब धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। और अगर इस केस की भी बात करें तो आई गेस उनके पास एसेट्स काफ़ी थे, 18,000 करोड़ रुपए के एसेट थे, वो पे ऑफ कर सकते थे। राइट। बट आई गेस इतना प्रेशर था, वो बेसिकली वो जो मेंटल प्रेशर होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इवन दो ऑब्वियसली वो अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट करे तो शायद 18,000 करोड़ के नहीं होते, वो कम पे होते हैं, एंड दो रिजल्टिंग उसका फॉल बैक होता तो उनकी कंपनी के शेयर भी गिरते। तो ये मोस्टली ये सब नोशनल आई थिंक एसेट्स भी एक तरीके से, मतलब उनका प्राइस नोशनल होता है, अब आप लिक्विडेट करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा, बट आपका जो डेट आउटस्टैंडिंग है वो सेम रहेगा। तो ये जो प्रेशर है कि आप सब बेचो, ख़त्म करो, आपने जो इतना एक एम्पायर बनाया, आपने कुछ क्रिएट किया, वो आपके सामने क्रम्बल हो रहा है। तो ये चीज़ तो काफ़ी डिवास्टेटिंग होती है, और CCD ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया है। मैं आई गेस जिनके इतने स्टोर्स हैं शायद किसी कॉफ़ी चेन के नहीं होंगे इंडिया में, राइट। और ऑब्वियसली ये ग्रोथ किसी कॉस्ट पे आई है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो कंपनीज हैं उनको अपने डेट रेशियोज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि कितना डेट है और कितना प्राइवेट इक्विटी से उठाया है। आप ठीक है, आप शॉर्ट रन में आप थोड़ा लूज करेंगे, बट लॉन्ग रन की लॉन्ग पिक्चर आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना कर रहे हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे NBFCs और बैंकिंग सेक्टर और बहुत सारी चीज़ों में आ रही है, जैसे कि लेंडिंग में भी बहुत ये फोकस है कि आप लेंड करते जाओ, अगर NP भी हो रहा है कोई बात नहीं, आप उसे कवर अप कर दोगे सेल से। तो लॉन्ग रन में ये सब चीज़ें वार्निंग सिग्नल्स की तरह दिखेंगी हमें इकॉनमी में। और अभी ऐसी ही कई बार न्यूज़ आ रही है कि लोग बिस्किट नहीं खरीद रहे, लोग तेल नहीं खरीद रहे, तो डिमांड ऐसे ही लो है, और अगर ये कंपनीज ऐसी ही इंडेटेड रही तो फ्यूचर में भी अर्निंग का स्कोप इनका कम रहेगा, तो बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अभी तो ये तो है कि जो आपके कस्टमर्स है, अगर उनका पैसा नहीं है ये सब खरीदने, अगर आप 150 रुपये की कॉफ़ी सॉर्ट बेच रहे हैं, और जो कस्टमर्स हैं उनके वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस कॉफ़ी को, तो आपकी सेल्स गिरेंगी। एंड और इन जनरल भी जो ये लोन लेने का जो या इन्वेस्टमेंट लेने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया था, स्पेशली आई थिंक लास्ट 3 या 4 साल में, जब पूरा इंडिया का स्टार्टअप का जो इंडस्ट्री बहुत ग्रो हुई है। लिटरली लाइक मैं अपने खुद कितने लोगों को जानता हूँ जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड हैं अभी, और खुद और भी है जिनके प्लान्स है अपना स्टार्ट शुरू करने का। तो वो ये सभी के दिमाग में आइडियाज़ हैं, और अभी क्योंकि रोज़ आप अभी भी आप पढ़ते रहेंगे कि छोटी छोटी कंपनीज है वो $10 मिलियन $20 मिलियन रेस कर रही हैं। तो क्योंकि वही है कि बिकॉज ऑल जो आपकी ग्लोबल जो PE फर्म्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब US और सब में उनका ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट है, तो वो दे आर लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज यार। और उस मामले में आई थिंक चाइना और इंडिया ऑब्वियसली द बिगेस्ट टारगेट जहाँ पे वो नए अपने मार्केट्स ढूंढ सकते हैं। तो दे आर विलिंग, जो भी उनको अच्छा आइडिया लगता है तो उनको पैसा डालने का दे आर वेरी विलिंग इन अ वे। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स जो पैसा बना रहे हैं, ईजी मनी है, बट वही तो उसके बाद का चैलेंज देखना मुश्किल होता है। आपने पैसे तो ले लिए उनसे, और उनके बाद जो उनका प्रेशर आता है, उनकी कमिटमेंट्स पूरी करनी होती हैं, तब वो ये मेंटल प्रेशर बनता ही है, एंड यू हैव टू रीपे। क्योंकि अगर उन्होंने पुल आउट कर दिया तो आपकी वैसी वैल्यूएशन गिर जाएगी। आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, जिनका एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब वॉलमार्ट से पहले, इसमें उनकी वैल्यू $16 बिलियन थी, और उसका जो नेक्स्ट उसमें उसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन हो गई थी। तो ये तो अगर फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज, और हमने आई थिंक अपने लास्ट एपिसोड में जोमेटो पे भी डिस्कस किया था कैसे उनका $300 मिलियन के लॉस में है वो कंपनी, और तब भी उसमें इन्वेस्टमेंट आते रहते हैं। तो ये तो है कि वो प्रॉफिट मार्जिन टारगेट ही नहीं कर रहे, जस्ट लाइक कि बस किसी भी तरह से रेवेन्यू ग्रो करनी है। जो भी पैसा आया है हमारे भाग्य कंपनी से, उसको किसी तरह से हमें दिखाना है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, चाहे जैसे भी हो। रिस्क लेके हाई रिस्क ले रहे हैं, बैंक से पैसा ले रहे हैं, PE फर्म से पैसा ले रहे हैं, और अनरेगुलेटेड मार्केट से पैसा ले रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि डेट के लेके किसी तरह ग्रोथ दिखाते रहो, और डजेंट मैटर कि आप प्रॉफिटेबल कंपनी बना रहे हैं या नहीं।
तो आई थिंक वो काफ़ी शेकी ग्राउंड है इस पे ऐसे कंपनीज बेस्ड हैं. और थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है उन पे भी फोकस करना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ प्लांटेशन का भी इशू था, कॉफी प्लांटेशन तो इनकी थी. इसी तरह एक और सेक्टर है शुगर केन का. जो शुगर इंडस्ट्रीज है यूपी में, उनकी बहुत बुरी हालत है. वो इतना ज़्यादा इंडेटेड है और गवर्नमेंट को जो फिक्स्ड प्राइस देना पड़ता है उसके चक्कर में वो इतना ज़्यादा उनका परचेज कॉस्ट बढ़ गया है, लोन उनको मिल नहीं रहे. तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है अगर वो नीचे जाएंगी तो साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड भी अफेक्ट होगी. तो फार्मर्स हैं और अब उनको बचाना और उनको नर्चर करना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप टोटली अगर प्रो फार्मर हो जाए तो फिर फिर वहाँ से अगर कंपनी बंद हो गई तो फिर उनको फार्मर्स को प्राइस कौन देगा. अगर जैसे सीसीडी है, कितने कॉफ़ी प्लांटेशन उनकी खुद वीजी सिद्धार्थ, तो बेसिकली वो कॉफ़ी प्लांटेशन से ही आए हैं, फैमिली से, फैमिली बिजनेस है. अगर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन की बहुत बुरी हालत है बंगाल एंड असम में, बहुत सारे टी प्लांटेशन बंद हो रहे हैं. तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है अगर वो नीचे जाने लगे तो फिर जो एग्रीकल्चर का हमारा प्रॉमिस्ड है 4% ग्रोथ जो हम एम करते हैं, तो अभी एक ही बार अचीव किया, एक ही 5 ईयर प्लान में अचीव किया था हमने, तो वो खुद नीचे चला जाएगा. तो इन सब चीज़ों की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ क्योंकि ये खुद नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ बहुत सारे लोग जाएंगे. और सीसीडी में खुद कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोगों की फर्स्ट जॉब सीसीडी की होती है. सीसीडी एम्प्लॉय से मिले तो बहुत सारे लोग सिंपल ग्रेजुएट है, शायद उनको और कहीं जॉब नहीं मिलती, बट वो सीसीडी में आके उनको ठीक ठाक रेगुलर जॉब मिल गई और उसको करके वो शायद कहीं और बाद में एम करे. तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसका जो एकदम कोलैप्स कर सकता है. एंड प्रॉब्ली सीसीडी इतना पॉपुलर कॉफ़ी चेन है जहाँ हम सब ने कॉफ़ी पी होगी कभी कभी, और उसका इस हालत में देखना मुझे तो काफ़ी शॉकिंग लगा था. Exactly. कि ये कैसे हो सकता है. बट दिस इज़ व्हाट इज़ बिहाइंड द पिक्चर. जो आप हाई ग्लिट्सी चीज़ें देख रहे हैं, कॉफ़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे का पैसा, रनिंग एंड ऑपरेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. हमको लगता है कि कॉफ़ी महंगी है, सब कुछ है, बट थिंग्स दैट गो बिहाइंड इस सिचुएशन पे आने के लिए वो खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है. हाँ, क्योंकि स्पेशली सीसीडी का मुझे याद है कि लाइक कि एक शहर में पहले एक सीसीडी होना काफ़ी बड़ी बात होती थी, और आजकल तो ऐसा होगा कि एक सड़क पे हर एरिया में एक सीसीडी है, एक सड़क पे 3-4 सीसीडी होंगे. तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि कंपनी जिसके इतने स्टोर्स हैं वहाँ पे कस्टमर्स भी हैं. ऐसे भी नहीं कि सीसीडी के स्टोर्स खाली होते हैं, वहाँ लोग होते हैं. इट्स लाइक कंपेयर टू लाइक चेन्स, लाइक अगर स्टारबक्स देखो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और तो लोग वहाँ पे होते हैं. लोग उन्होंने कॉफ़ी से भी एक्सपैंड करके फूड में इतना आ चुके हैं, इतने फूड आइटम, ब्रेकफास्ट आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं. तो ऐसे लगता है कि जिस कंपनी जो एक पूरे देश में एक तरह से हर जगह एक सीसीडी, आजकल हर शहर या छोटे टाउन तक में आजकल सीसीडी है, तो ऐसा लगता नहीं कि उस कंपनी के इतने इश्यूज होते थे. बट फिर आप ये सोचें कि आप सीसीडी कितना पुराना है, मतलब इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, उस इतने छोटे टाइम में अगर उन्होंने इतना ग्रोथ दिखाई है तो कहीं से तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट आए होंगे. उन्होंने उस समय उनकी ग्रोथ अच्छी थी तो उन्होंने रिस्क लिए और इनिशियली पे ऑफ भी हुए होंगे ऑब्वियसली कि उनको रेवेन्यू बढ़ ही रहा है. बट कोई आप लॉन्ग टर्म किससे पैसा ले रहे हैं उसका तो इन्फेक्ट आता ही है. और ये जो भी एक तरह से वही होता है ना कि आपकी कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, जो स्टेक ले रहा है, वो फिर आपका बॉस बन जाता है एक तरह से. आप कंपनी के सीईओ आप होंगे, बट आप अगर आपको आंसर करना है पीई फर्म्स को, बैंक्स को, इनको आपको जवाब देने की ग्रोथ कहाँ आ रही, तो उसका मेंटल प्रेशर तो आता ही है. तो ये सब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आती, फर्स्ट राउंड आती, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसके साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स भी आते हैं जो आपको पूरे भी करने पड़ते हैं. और वही आई थिंक ये जो सारी बड़ी मेगा कंपनीज हैं इंडिया में जिन्होंने इस बूम फेज में जो था इंडिया का, उन्होंने बहुत सारा एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स लेके ग्रोथ तो करी है, बट अब वो जब पूरी इकनॉमी में स्लो डाउन है तो वही दे आर ऑल्सो फेसिंग द चैलेंज कि अब कहाँ से वो अपने कमिट लोन्स पूरे करें. और कई दो जिन्होंने अपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, बैंक्स तक में इंसॉल्वेंसी, एनपीए जैसे आप मेंशन कर रहे थे, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं. और यही वो कंपनीज है जो बैंक्स को पैसा ओ करती हैं, और इन्हीं की अगर हालत ऐसी है तो कहाँ से उन बैंक्स को रीपे करेंगे. और वो फिर पूरा चेन इफेक्ट बन जाता है एक तरह से कि पहले ये कंपनीज ऐसे डिसॉल्व हो रही हैं, इंसॉल्वेंट हो रही है, फिर उसका बैंक्स पे आ रहा है, फिर बैंक्स को बचाने के लिए फिर गवर्नमेंट उनको लोन दे रही है, तो वो पूरा एक सर्कल बन जाता है. तो इट्स लाइक कि एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग इन दैट सेंस. कुछ पॉजिटिव अभी हो नहीं रहा है. तो इसमें हमने बात की बैंक्स की, तो एनबीएफसी क्राइसिस भी काफ़ी है. काफ़ी एनबीएफसीज लाइक डीएचएफएल या एलएफएस
मतलब इनका काफ़ी ख़राब न्यूज़ इनके बारे में आ रही है। तो बाकी भी है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो हाउसिंग फाइनेंस पे कंपनीज है खासकर, वो उनकी तो बहुत बड़ी हालत है। और उन्होंने इवन मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी थी उनकी वर्थ नहीं निकल रही लोन को पूरा करने में। और इसी तरह उन्होंने कई सारी एनबीएफसी ने बिजनेस लोन भी बहुत दे रखे हैं स्टार्टअप्स को और अदर इंस्टीट्यूशंस को। वो मिल नहीं रहे तो वो अपने जो एसेट बचे हैं वो बेच रहे हैं किसी तरह, ताकि प्रॉफिट आ जाए। अपनी बुक वैल्यू, बुक पे जो एसेट्स है वो बेचना शुरू कर दिए। एंड बहुत सारी फिनटेक्स रोज बंद हो रही है, एवरी डे कोई फिनटेक बंद होता है। तो ये आई थिंक इसको ये इनएविटेबल भी है, क्योंकि यही कैपिटलिज्म का साइकिल है। जब थिंग्स अच्छे होते हैं तो सब लोग बैंडवैगन में आते हैं, सब लोग उसी शिप में सेल करना है। हर किसी के पास एक आइडिया है, हर किसी को लोन बांटने का एक नया तरीका है। तो स्टार्टिंग में ठीक, जैसे आपने कहा 10-15 मिलियन की फंडिंग मिलना टफ है, ऑब्वियसली बहुत टफ है, बट इतना नहीं कि अनअचीवेबल नहीं है। तो सारे स्टार्टअप्स हो गए या फिनटेक्स हो गए, इनको फंडिंग बहुत इजीली मिल जाती है, बट जो नेक्स्ट लेवल होता है टू सस्टेन योरसेल्फ, वो बहुत टफ होता है। इनिशियल फंडिंग करना तो आसान है, बट सस्टेनेबल लेवल पे एक मिडिल लेवल कंपनी बनना वो बहुत टफ होता है, जिसपे बहुत सारी कंपनीज फेल हो रही है। राइट, एग्जैक्टली। जैसे तुमने बात करी थी कि जैसे नीरव मोदी या हमारे विजय माल्या जो लाइक भाग के चले गए थे, तो थोड़ा सा वो एक तरह से कॉमेडी की हो गया कि वो कैसे वहाँ पे आराम से जी रहे हैं। बट उसके पीछे आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। बिकॉज किंगफिशर एयरलाइंस वाज सच वेल परफॉर्मिंग, इतनी फेमस एयरलाइंस थी। नीरव मोदी का ज्वेलरी बिजनेस है, इतना चलता था, तो लाइक फिर एकदम से एक दिन खबर आती है कि वो बिजनेस लॉस में था, वो भाग गए इंडिया से। दैट शोज कि इतनी ह्यूज, लाइक जो टॉप नंबर 1 या नंबर टॉप 3 कंपनीज के जो ओनर्स है वो अगर लोन्स के चक्कर में इंडिया से भाग रहे, दैट शोज अ लॉट कि इतनी बड़ी कंपनीज अगर इजीली फेल हो सकती हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग लोन प्रैक्टिसेस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। तो जो छोटी जो स्टार्टअप्स जो अभी इनसे एंजल इन्वेस्टर्स इन सबसे पैसे ले रही, तो उनका फ्यूचर और भी डार्क होगा। और ये ऑल्सो दिखाता है कि अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स कितने ख़राब होते जा रहे हैं इंडिया में। कि आप बड़े लोन, जैसे कि नीरव मोदी का वो टोटली, वो तो खैर फ्रॉड था, अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स में फ्रॉड था। बट जैसे माल्या का हो गया कि आप ग्लिट्स एंड ग्लैमर में आ गए और आपने लोन दे दिया विदाउट एनालाइजिंग इट्स कोर फाइनेंशियल्स। तो इसी तरह प्रॉब्ली स्टार्टअप्स पे भी, फिनटेक्स पे भी ऐसा होता है कि आप जो अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड है उसको इग्नोर करते हैं। आप उसको किसी डेटा की आड़ में या किसी चीज़ में उसे कॉम्प्लिकेट करके एक बताएंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको हम कर सकते हैं, बट बाद में वही सब चीज़ें आपको बाइट करता है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया था एक बूम टाइम में। एक्चुअली रिस्क असेसमेंट और अंडर राइटिंग तब याद आती है जब इकोनॉमी डाउनटर्न में होती है, लेकिन जब सब अच्छा हो रहा था तो कोई से याद नहीं रखता, सबको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बैंक्स और एनबीएफसीज को भी कॉशियस होना होगा। तो या आई थिंक सही बात है कि थोड़ा कॉर्पोरेट अवेयरनेस और इन सब में लोन में भी आएगा, बिकॉज एंड में कंट्री पे इसका इम्पैक्ट आता है। अगर बैंक्स और ये सब लॉसेस में जा रहे हैं तो वो उसी का इम्पैक्ट फिर नॉर्मल पीपल पे आता है। अगर जैसे आरबीआई अगर इंटरेस्ट लिमिट बढ़ा रही है और लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं बिकॉज बैंक्स को अपने पैसे रिकवर करने हैं, तो उसका इम्पैक्ट अब हमारे नॉर्मल एवरीडे का पॉपुलेशन पे आ रहा है। तो पूरा उसका सर्कल जो है वो फिर इनमें एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट कर ही रहा है। और जैसे जीएसटी और इसका भी मैं बात करता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी इंडिया में वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। और इनकम टैक्स का दे आर लाइक फाइंडिंग वेज, जैसे एलटीसीजी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने इन्फोर्स करा था। फिर जो प्रीमियम जो सुपर रिच है, बेसिकली जो 50 लाख से अबव जिनकी इनकम है एनुअल, तो उन पे भी वो स्पेशल एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहते हैं। तो ये सब तरीके भी अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जस्ट टू मेक श्योर टू स्क्वीज आउट जितना टैक्स वो पॉसिबली स्क्वीज आउट कर सकते हैं। तो वो दैट शोज कि थोड़ा गवर्नमेंट में भी डेस्परेशन आ गया है कि दे रियलाइज कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है टैक्स कलेक्शन के वो नहीं है। और उसका फिर एंजल टैक्स भी जैसे जो होता है इंडिया में स्टार्टअप कंपनीज में जो के ऊपर लगता है, तो ये सब दीज आर वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो सभी हैं कि दीज आर लाइक थिंग्स जहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि दे हैव टू मेक श्योर कि जो बैंक्स है दे आर थोड़ी ज़्यादा अपने मेजर्स कंट्रोल्स करें ऐसी कंपनीज को पैसा देने से पहले। और इनकम टैक्स में अगर आप
ऐसे हर दिन चेंजेस आते रहते हैं, लाइक दे कीप रोलिंग बैक चेंजेस, ये वो आते हैं चले जाते हैं। जीएसटी का रोज़ न्यूज़ आती है किसी और आइटम पे जीएसटी के वो उन्होंने अप्लाई करा, कुछ कम करा, कहीं बढ़ा दिया। तो ये सब शोज़ कि यहाँ पे इंडिया में टैक्स रिजीम भी इतनी वो वेल सेट नहीं है अभी तक जीएसटी के अंडर, और उसका प्रेशर लो एंड में बिजनेस पे ही आता है। फिर लोग पैसे बचाने, अपने टैक्स बचाने के लिए फिर इलीगल हरकतें करते हैं। तो अगर ये ऑलरेडी पहले सब क्लियरली सेट आउट हो और तो इन फेवर ऑफ कंपनीज हो कि जो अगर जो ग्रोथ का स्टेज में उन पे कम टैक्सेशन हो, तो ये सब उनको ये सब ना करना पड़े। बिकॉज इन द एंड आप बहुत सालों के बाद आप इसकी वजह से आप सफ़र करती है वो कंपनी। बिकॉज आपने कहीं इलीगल कुछ फ्रॉड या करा होगा, फिर आप पकड़े जाते हैं, तो पूरी कंपनी एज अ होल सफ़र करती है जस्ट बिकॉज किसी एक डायरेक्टर या उस समय के सीईओ ने कुछ गलत डिसीजन लिया था। तो वही है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा करना पड़ेगा, और कंपनीज को भी दे हैव टू बी लाइक कि सी द रियल ग्रोथ अगर आ रही है एनी कंपनी में, प्रॉब्ली टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। सो या आई थिंक वही है कि थोड़ा इंडिया में अभी बिजनेस रन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और आई थिंक काफ़ी बड़े बड़े सीईओज इस प्रेशर को फील कर रहे हैं, जिनके वैसे नाम तो बहुत बड़े हैं, बट अंडर द हुड जिसे कहते हैं कंपनी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो आई थिंक वो है कि थोड़ा ये वेकअप कॉल टाइप का है फॉर ऑल सीईओज कि इतने बड़े अगर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर प्रेशर में आके अगर सुसाइड कर सकते हैं, तो मे बी दे शुड ऑल्सो लुक एट देयर ओन पॉलिसीज, उसमें चेंज करें। So yeah, so I hope you like enjoy the discussion today, and please feel free to leave comments and all, and subscribe to our podcast. Thank you for listening in. Thank you.